नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। तेल का इस्तेमाल आप खाने में भी करते हैं, वाहन चलाने के लिए भी करते हैं, लेकिन यही तेल आपके घर का बजट बिगाड़ रहा है क्योंकि इसके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जनता के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है महंगाई की। इस पर विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है तो बीजेपी सरकार का बचाव कर रही है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि अगर तेल के भाव लगातार ही बढ़ते रहे तो आपके घर का बजट बिगड़ जाएगा। सवाल पूछेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले आप ये खास रिपोर्ट देखिए। एमपी में तेल नहीं, तेल की धार देखो। एक बार नहीं, बार बार देखो और अब की बार 90 पार देखो। सिवनी, शिवपुरी, सतना, शहडोल, खंडवा हो या खरगोन, नरसिंहपुर से लेकर नीमच तक आम आदमी का तेल निकल रहा है। ये तो वो तेल है जिससे आपका वाहन चलता है। अब जिस तेल का स्वाद आप लेते हैं वो तेल भी आपका बजट बिगाड़ रहा है। कैसे? तो जान लीजिए। 90 रुपए में मिलने वाला खाद्य तेल 115 रुपए तक पहुंच गया है। तो सार ये है कि तेल ने बजट का खेल बिगाड़ दिया है, लेकिन सियासत की रेल को रफ्तार दे दी है। बढ़ते दाम पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। वोट बटोरने का काम अब चूंकि खत्म हो चुका है, इसलिए क्रूड ऑयल की कीमतें घटने के बाद भी केवल भारत एक ऐसा देश है जहां पर पेट्रोल और डीजलों की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। जब कीमतें क्रूड की घट रही हैं तो इसकी कीमतें क्यों बढ़ाई जा रही हैं? सरकार को इस बात की सफाई देना चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि चुनाव जाते ही जनता की जेब पर सरकार ने बोझ बढ़ा दिया, लेकिन बीजेपी इससे सहमत नहीं और सरकार का बचाव करते हुए कहा कि कीमत तो बाजार निर्धारित करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप समझ लीजिए कि कच्चे तेल के मूल्यों पर ही मूल्य निर्धारित होते हैं। उसमें कोई राज्य सरकारों का मामला नहीं होता और ये पूरे देश पर लागू होता है। परिस्थितियों के हिसाब से कभी कम कभी ज़्यादा होता है। इनसे हम भी जूझ रहे हैं, सब जूझ रहे हैं। तो इसलिए उस पर मध्य प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाना ठीक नहीं। तेल का खेल तो आप समझ गए होंगे। बढ़ते दाम पर सियासत हो रही है तो आम आदमी तो इसी उम्मीद में है कि महंगाई ना बढ़े। कोरोना काल में वैसे ही अर्थव्यवस्था की चाल बिगड़ी हुई है। अगर दाम यूं ही बढ़ते रहे तो जनता का बजट बिगड़ने में देर नहीं लगेगी और अगर ऐसा हुआ तो एमपी के सियासी फिजा में महंगाई पर आर पार होना तय है। प्रमोद शर्मा के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। और सीधे रुख करेंगे कुछ खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय सक्सेना इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, विधायक के कांग्रेस के, और हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। हितेश वाजपेयी जी, पहला सवाल आपसे। सर, आम आदमी का तेल निकलता जा रहा है और कांग्रेस कह रही है कि चुनाव हुए जब तक तो सब कुछ बेहतर था, मैनेजमेंट अच्छा हो रहा था, एकाएक सब कुछ बिगड़ गया। नहीं, मुझे लगता है कि इसको चुनाव से जोड़कर इसलिए नहीं देखना चाहिए कि इसका कोई सीधा असर नहीं है। आपको मालूम, हर साल जैसे ही ये आपका नवंबर आता है तो गेहूं की फसल बोई जाती है। इसके साथ साथ जो तिलहन है वो भी आने का समय मार्च के करीब होता है। तो स्वाभाविक है कि अब ये तेल का, जहाँ खाद्यान्न तेलों की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे मूंगफली हो, सोयाबीन हो, इसके बढ़ने का समय है और ये बढ़ेगा आपका गर्मी शुरू होने तक बढ़ता है। फिर जैसे ही फसल रेडी होके आती है और नई फसल तैयार होती है तेल के लिए, तो इसमें फिर गिरावट होती है। तो एक साइक्लिकल चेंज है। आप प्रतिवर्ष का भी निकाल कर देखेंगे तो आपको कीमतों में यही कर्व दिखाई देगी जो जिसके तहत मार्केट चलता है। दूसरी बात, आपने जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करी, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कोई शासकीय हस्तक्षेप अब रह नहीं गया है। वो केवल टैक्सेशन को लेकर है और टैक्सेशन को, और इस कोविड समय में सरकार टैक्सेशन को और कम कर दे, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा संभव हो पाएगा, क्योंकि वैसे ही जीएसटी और बाकी सब में चूंकि गिरावट है बहुत ज्यादा मार्केट की वजह से, तो सरकार की आमदनी कम है। हितेश जी, एक सवाल है सरकारी चूंकि एक वेलफेयर गवर्नमेंट होती है, तो जो जाहिर सी बात है कि अलग अलग सीजन में फसलें आती हैं, उतार चढ़ाव होता है, लेकिन अभी अगर हम देखेंगे तो ये अभी तेल के दाम जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खाद्यान्न की मैं बात कर रहा हूं। अब मैं आता हूं पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर।
चुनाव के लिहाज से कांग्रेस इसलिए जोड़ रही है, 30 से 35 दिन हो गए पेट्रोल के दाम में इतनी रफ्तार से तेजी नहीं देखी गई जो अब देखी जा रही है। देखिए, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट मैंने बताया, इसमें कोई शासकीय हस्तक्षेप राज्य सरकार का तो है नहीं। और कांग्रेस का, देखिए कांग्रेस की मैं तो एक बात याद दिला देता हूं, हालांकि मैं अभी मूड में नहीं हूं क्योंकि चुनाव नहीं है, तो मैं कांग्रेस को बहुत ज्यादा दोष नहीं दूंगा। पर कांग्रेस ने भी एक चुनावी वायदा किया था कि वो 10 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल घटाएंगे, और जो उनका जो पेट्रोल का जो राज्य सरकार का टैक्स है, ये कोविड के पहले का वादा था विधानसभा चुनाव के समय में, कि उसमें वो कमी करेंगे। हरीश जी तटस्थ रूप से उसका अनुमोदन भी कर देंगे, और फिर उसके बाद सरकार चली गई, लेकिन 15 महीने वो नहीं कर पाए। मैं इसमें बहुत ज्यादा राज्य सरकार को दोष इसलिए नहीं देता हूं, लेकिन कि जो फॉरेन पॉलिसी और तेल की पॉलिसी, ये दो चीजें ऐसी है कि अमूमन बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाती है। राजस्व चाहती है कि उसे राजस्व मिले, तो जनता की जेब पर कब तक डाका डालते रहेंगे? क्योंकि सर देखिए, एक के बाद एक मुश्किलें बहुत सारी हैं कोरोना काल में, और ऊपर से तेल के दाम बढ़ जाएंगे, वाहन भी चलाना मुश्किल है और खाना भी मुश्किल हो जाएगा। हितेश जी, मुझे लगता है डाके जैसी स्थिति नहीं है, पर हाँ मैं समझ गया, मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन मैं जी न्यूज का भी धन्यवाद दूंगा कि अर्ली राइजिंग ट्रेंड को आपने पकड़ा है, और मुझे लगता है कि इस अर्ली राइजिंग ट्रेंड को सरकार भी ध्यान देगी। और यदि इसके पीछे कोई कृत्रिम कारण है, क्योंकि कभी कभी जो राइजिंग ट्रेंड होता है इसका कीमतों का, तो जैसे होर्डिंग है, कालाबाजारी है, इस प्रकार की चीजें हैं, तो बिल्कुल शासकीय हस्तक्षेप होना चाहिए। मैं अब विनय जी के पास जा रहा हूं। चाहिए, बाकी नेचुरल ट्रेंड तो हमको फॉलो करना पड़ेगा। विनय जी, ये सब सामान्य प्रक्रिया है, ऐसे ही उतरते हैं और दाम चढ़ते हैं, आप मान रहे हैं इस बात को? देखिए, ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। मैं दो महत्वपूर्ण बातों पे आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा कि जब वो प्रधानमंत्री का अभी चुनाव, जब प्रधानमंत्री बने थे और जब क्रूड ऑयल की कीमतें घटी थी, तो उन्होंने इस देश को कहा था कि मेरी किस्मत अच्छी है कि नहीं है बताओ, अगर मेरे बनने से क्रूड ऑयल की कीमतें घट रही हैं तो लोगों को कष्ट क्यों हो रहा है, और क्रूड ऑयल की कीमतें घट रही है तो उसका फायदा जनता को देने की मंशा, ऐसा लगा जनता को कि जनता को उसका फायदा मिलने वाला। फिर दोबारा उनका एक बयान ये आया कि अगर मैं अभी कीमतें नहीं घटाएंगे, लेकिन जब हमारे को लगेगा कि जब कीमतें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेंगी तब हम इसको कम करके बैलेंस करेंगे। आज तक वो बैलेंसिंग कहां गई, उसके बारे में चर्चा ही होना बंद हो गई। माननीय शिवराज सिंह जी, आपको याद होगा जब कांग्रेस गवर्नमेंट में थी तो साइकिल में मुख्यमंत्री रहते हुए और पद यात्रा करी थी उन्होंने अपनी कैबिनेट के साथ। बहुत सारे बीजेपी के नेताओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किए थे। ये संवेदनशीलता अब कहां गायब हो गई, मैं ये पूछना चाहता हूं। दूसरी बात आग्रह करना चाहता हूं, एक टैक्स एक देश, पूरे हिंदुस्तान में वादा करके जीएसटी के लिए इतना रात को लोकसभा में इतना बड़ा कार्यक्रम इतना भव्यता के साथ किया गया, जैसे स्वतंत्रता संग्राम का हमने का वो अभियान जीत लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पेट्रोल डीजल और इनको सबको जो चीजें हैं इनको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया। जीएसटी के तहत इसका जो टैक्स था उसको अलग से रखा गया और अपने मनमाने ढंग से टैक्स लगाया। क्योंकि उस दौरान भी बहुत सारी ऐसी बातें हुई कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पेट्रोल डीजल या शराब को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। देखिए, बड़ा स्पष्ट कहना है, देश में जब एक वादा हुआ कि एक टैक्स एक देश, तो ये वादे से पलट कैसे सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे पद पे बैठे, इतनी जिम्मेदारी की, उन्होंने कहा था क्रूड ऑयल की कीमतें मेरी किस्मत से घट रही हैं और जब ये कीमतें बढ़ेंगी तो हम इसको बैलेंस करेंगे कम करके, जो आज का हम फायदा करेंगे उसको आगे जनता को उसका फायदा देंगे। तो देश जवाब यही तो चाहता है कि जो आपने कहा था वो किया क्यों नहीं। क्या ये भी सिर्फ 15 लाख के वादे जैसे चला जाएगा? क्या ये भी हमारे बेरोजगारी 2 करोड़ लोगों को देने के लिए जो रोजगार देने की बात है वैसी हो गया? तो क्या सिर्फ जुमलेबाजी चलेगी इस देश में? मैं आपसे आग्रह ये भी करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में आप देखिए, अभी उन्होंने कहा डाका नहीं डाल रहे, ये डाका नहीं तो और क्या है। इस समय कोरोना से पूरा देश जूझ रहा है। कोरोना में हमारी भी है, जो अगर आप कोई आम आदमी प्राइवेट कोशिश है सर हमारी की, जो देखिए प्राइवेट अस्पताल में, सुनिए प्राइवेट अस्पताल में ये तो मात्र 11 शहरों के दाम हैं, लेकिन ऐसे कई शहर हैं जहां पर पेट्रोल 88,
से बढ़कर लगातार बढ़ते 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 90 तक पहुंच गया है। ये 85 के करीब हुआ करता था। और हरीश, आप बेहतर समझते हैं इन बातों को। अब मैं उस बात पर आ रहा हूं। मैं आपको याद दिलाता हूं। हाँ, कहिए विनय जी, आप कहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, चुनाव के पहले तो जब कांग्रेस कह रही थी अब ये तो 100 पार हो जाएगा, चुनाव के पहले तक तो ये कोई कीमतें नहीं बढ़ी। अब आप चुनाव के बाद कीमतें लगातार बढ़ा रहे हैं और ये कहना कि ये कीमतें बढ़ रही हैं नियंत्रण नहीं, तो कब तक बढ़ेंगी? और अगर ऐसे ही बढ़ती रही और हम कहते रहे कि बाजार इस कीमत को निर्धारित करते हैं, तो फिर टैक्स कब तक इतना ही लगता रहेगा और टैक्स में क्या कमी आएगी? हरीश, आपको क्या लगता है? क्योंकि अभी मध्य प्रदेश की स्थिति ऐसी तो नहीं लग रही कि कहीं से टैक्स की कमी हो जाए। वैसे ही कर्ज का इतना बोझ है, ऊपर से कर्ज ले लेके सरकार चल रही है, योजनाएं चल रही हैं, ऊपर से तेल के दाम बढ़ रहे हैं। मृदुल, ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि कांग्रेस जब सत्ता में थी वचन पत्र में लाई थी पेट्रोल डीजल का टैक्स कम करेंगे, लेकिन जब बात आई तो जून में 2-2 रुपए बढ़ा दिए गए और उसके वजह और उस समय बढ़ाया गया जब केंद्र सरकार ने बढ़ाए, जिससे जब केंद्र सरकार ने बढ़ाया उसी साथ रातों रात बढ़ाया गया, जिससे कि केंद्र सरकार भाजपा भी आरोप नहीं लगा पाए क्योंकि भाजपा खुद फंस चुकी थी, वहां पे बोलती तो मोदी सरकार ने बढ़ाए थे। तो बहुत स्मार्ट तरीके से बढ़ाए गए। बाद में जब सवाल उठा कि वचन पत्र का, तो कांग्रेस ने कहा 5 साल की सरकार है, आगे घटाएंगे। अब आ गई भाजपा सरकार जो आरोप लगाती थी। भाजपा ने भी यही खेल किया कि भाजपा ने जो कहा था कि पेट्रोल डीजल का टैक्स है कम करेंगे, कांग्रेस नहीं कर पाई। और जब पिछली सरकार में बात चल रही थी, अब जब जैसे हितेश जी ने कहा, बड़े स्मार्ट हैं और वरिष्ठ नेता है, लेकिन बहुत अच्छे प्रवक्ता भी है, पार्टी बात रखते हैं, इन्होंने कहा कि ये केंद्र का मामला नहीं है और सरकार के हाथ में नहीं है, ना राज्य सरकार के हाथ में है। भैया, लेकिन जब आप टैक्स ले रहे हो, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टैक्स है, 33% है पेट्रोल पे और 23% डीजल पे। इसके अलावा 4.5 रुपए पेट्रोल पे अतिरिक्त कर लिया रहा और 3 रुपए डीजल पे अतिरिक्त कर लिया रहा। ये हाईएस्ट है एमपी में। जब आपका रेट बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक जो कर ले रहे हो ऑटोमेटिक उसकी राशि बढ़ रही है, आप कम कर दो तो मतलब आपको जो खजाने में पैसा मिल रहा था वो तो मिल ही रहा है। लेकिन आप कह रहे हो सरकार के पास कोरोना में संकट है, तो कोरोना में आम आदमी के पास भी संकट है। आम आदमी का रोजगार चला गया, आम आदमी खाने को नहीं है, आप सरकार का संकट देख रहे हो। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ हरीश, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। जो बात आपने कही इसी से जुड़ा हुआ मेरा हितेश वाजपेयी जी आपसे सवाल है, क्योंकि आप बड़ी आसानी से इस बात को कहते हैं कि बाजार निर्धारित करते हैं कीमत, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, बाजार निर्धारित करते हैं, लेकिन सरकार के पास भी कुछ ना कुछ अधिकार हैं और उनका प्रयोग क्या जनता की बेहतरी के लिए किया जा सकता है? देखिए, 2-3 बातें फिर मैं बहुत स्पष्ट कर देता हूं। पहली चीज तो लगभग 30% जीएसटी का कलेक्शन 3 क्वार्टर हो गए हैं, तीसरा क्वार्टर चल रहा है, हम ये मान के चलें पोस्ट कोविड, जिसमें डाउन है। तो जो प्राप्तियां हैं आप समझ सकते हैं, स्वाभाविक है कि उसी दर से डाउन है। लेकिन मध्य प्रदेश में कभी आपने अभी हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से यह आंकड़ा आया था जिसमें यह बताया गया कि जीएसटी कलेक्शन जो है कई राज्यों का बढ़ा है और जीएसटी कलेक्शन धीरे धीरे बढ़ गया है। अगर हम कंपेयर करें पिछले 6 महीने के बाद तो उसमें बढ़ोतरी भी हुई। बोल रहे हैं कितना बढ़ गया है? हाँ ठीक है ना, मैं आ रहा हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं ना कितना हुआ, वो भी बता देता हूं। निर्मला सीतारमण जी की लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, मेरे ख्याल से 8 दिन पहले की बात है, 7-8 दिन पहले की है, मैंने भी वो सुनी थी। लगभग 10.5% जो डाउन हुआ था उसका 10.5% इंक्रीज हुआ है, मतलब जो हमने बॉटम टच किया था। तो ये बात सच है। और 10.5% हुआ मतलब आप 29.6 को 10.5% यदि घटाएंगे तो आप अभी पाएंगे कि अभी नॉर्मल जो हमारी पेस थी उसमें भी 20% की कमी आई है। मतलब अभी जो हमारा घाटा है उसी को पूरा कर रहे हैं सरकार को चलाने के लिए। तो मैं अपने मूल विषय पे आता हूं। तो ऐसा नहीं है कि हमने नॉर्मलसी गेन कर दी है। तो बहुत बड़ा विषय यह है कि सरकार की जो विभिन्न दीगर जिम्मेदारियां होती हैं उसमें तो कोई कटौती नहीं है। जैसे कि सरकार 1 रुपए किलो गेहूं और चावल की जो योजना चलाती है बीपीएल परिवारों के लिए जिनके घर खाने को नहीं होता है, उसमें तो 1 किलो की भी कोई कटौती नहीं है। बल्कि कई बार हमको 2-2, 3-3 महीने का अग्रिम देना पड़ा है। उसके पश्चात मध्य प्रदेश बहुत सारी योजनाएं चल रही है, मैंने कहा, लेकिन क्या आने वाले महीनों में 5 सेकंड कोई सरकार की योजना है टैक्स कम करने की? ठीक है, आपकी बात सीधे से पूछ लेता हूं सर, नहीं होगी तो बता दीजिए। देखिए, मैं
मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से कि इसमें राहत दी जाना चाहिए, लेकिन इसमें तब तक राहत दी जाना संभव नहीं है जब तक कि टैक्स कलेक्शन को लेकर, जीएसटी कलेक्शंस को लेकर जो मेजर टैक्स होता है वो कलेक्शन को लेकर राज्य सरकारें, किसी भी राज्य की राज्य सरकारें जब तक नॉर्मलसी नहीं गेन कर लेती है तब तक इन टैक्सेस का कोई भी राज्य सरकार कलेक्शन की जो बात हो रही है नहीं कर सकती है। चाहे आप राजस्थान, सुनिए तो सही, हाँ। 4.25 सरकारें जो हैं कांग्रेस की हैं। हाँ। सुन तो लीजिए आखिरी बात सर, 4.25 सरकारें देश में कांग्रेस की हैं। यदि ऐसा कोई भी उदाहरण विनय जी दे देंगे तो हम उसको फॉलो करेंगे। एक राजस्थान, एक पंजाब, आधा छत्तीसगढ़ और बहुत छोटा सा पौंडीचेरी, यहां पर ये 4.25 जगह बचे हुए हैं। तो 4.25 में से भी यदि कोई उदाहरण ये दे देंगे, अभी पुडुचेरी का भी दे देंगे, कुछ कम किया इन्होंने, तो हम उसको फॉलो कर लेंगे। पर होता क्या है कि कांग्रेस यहां पर तो आगे ये बोलती है ना, उनके 96 विधायक दिन में साइकिल चलाते हैं, ना जनता की बात कहते हैं, ना इन 4.25 सरकारों में से कहीं कम किया। जानने की इच्छा तो जाहिर कर दी, लेकिन मैं नहीं जान पाया सर कि आने वाले हफ्ते में सरकार क्या कदम उठाएगी। विनय जी जवाब दीजिए आप। मैं तो आपको स्पष्ट बोल रहा हूं, जब तक राज्य सरकारें नॉर्मलसी जीएसटी कलेक्शन का नहीं ले लेती तो देश की कोई भी राज्य सरकार नहीं कर पाएगी। और यदि इनकी 4.25 सरकारों में से एक भी करती है आसान तो हम उस कदम को स्वागत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपको जो इस समय हमारे दर्शक नहीं तो ये राजनीतिक आरोप है। विनय जी आप कहिए बात। देखिए मृदुल जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल पे टैक्स है। ऐसा मध्य प्रदेश में एग्रेरियन इकोनॉमी 80% है। मैं आपसे एक और आग्रह करना चाहता हूं कि इन्होंने कहा जो दीगर कामों में हमको पैसा लगता है इसलिए हमको आवश्यकता है, तो क्या उसका क्या बजट अलग से नहीं होता? मैं ये भी पूछना चाहता हूं। तीसरी बात, मध्य प्रदेश में पिछले एक मिनट साहब, उसका अलग से बजट होता मतलब ₹1 का भी नहीं, एक मिनट आप गुमराह, विनय जी आप गुमराह मत करिए। नहीं, मैं गुमराह नहीं कर रहा हूं भाई। आप विधायक हैं, आप जाते हैं कि प्राप्तियां और खर्च इसी का संतुलन होता है बजट। ना अभी मैं आपने कहा तो आप क्या चाहते हैं? जो है हिंदुस्तान में बाकी जो 4.25 प्रदेश आपने कहा, आपके कांग्रेस के 4.25 प्रदेश में से एक जगह बताइए आप। मध्य प्रदेश के अलावा क्या बाकी जगह इतना 33% है? राजस्थान नंबर 1 है। सुनिए हरीश जी बता दीजिए इनको आप। क्या केंद्र सरकार जीएसटी का पैसा राजस्थान देश में नंबर 1 है। एक सेकंड विनय जी कुछ कह रहे हैं। हितेश जी विनय जी कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें अपने राज्य का पैसा केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही। बताते जाइए टैक्सेशन के। मैं बताते जाता हूं आंकड़े भी, थोड़ा समय कम है इसलिए विनय जी बात रखें, फिर मैं हरीश के पास जा रहा हूं। हमारे डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जो सरकार है वो मध्य प्रदेश हो या अन्य स्टेट के जीएसटी का पैसा क्यों नहीं दे रही? दे रही है। जीएसटी का पैसा दे क्यों नहीं दे रही है? नहीं हितेश वाजपेयी जी, अभी जीएसटी का पैसा नहीं मिला है। जीएसटी का पैसा नहीं मिला है, मिलेगा, लेकिन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं देगी पूरे जीएसटी का पैसा। मृदुल भैया 15 साल का लोन देने की बात चल रही। आपने जिन 4.25 स्टेट का नाम लिया उसमें से एक छत्तीसगढ़ मांग के थक गया है। बीजेपी छोड़ दीजिए। हितेश जी मैंने तो कहा ही नहीं बीजेपी और कांग्रेस, मैं तो सिर्फ तेल के दाम कम होंगे या नहीं होंगे इसलिए चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए चर्चा कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश यही है, हमारी कोशिश यही है, क्योंकि हम लगातार जनता के बीच में पहुंचे तो उनका कहना वैसे कोविड की वजह से स्थिति खराब है, नौकरी धंधा पेशा कुछ ठीक चल नहीं रहा है, तो कम से कम तेल के दाम तो कम हो जाए। हरीश अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप बताइए कि आने वाले ये महीने और आने वाला साल हमारे लिए और चुनौती वाला हो सकता है, क्योंकि एक तरफ तेल और शराब के दाम लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं, खाद्यान्न के तेल के दाम बढ़ रहे हैं, पैसा आ नहीं रहा है, सरकार कर्ज ले रही है, तो आने वाली भविष्य की स्थिति तो बड़ी खराब नजर आ रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पे खराब आ रही है और मध्य प्रदेश के लिए बड़ी चिंताजनक स्थिति है। जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस सरकार तब भी ये बात कहते रहे स्थिति सुधरेगी तो हम प्रदेश के लिए जनता के लिए सोचेंगे। अब तो खाने का तेल मतलब आदमी पेट में तेल डाले या गाड़ी में तेल डाले, दोनों तरफ महंगाई की मतलब मार है। तो ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं कुछ रास्ता निकालना होगा। ये बात सही है जो हितेश जी बता रहे हैं टैक्सेशन का हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार टैक्सेशन का रोना रो और आम आदमी को राहत नहीं मिले। आम आदमी को राहत देने का सरकार का धर्म है। जिस तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोलते
समझते हैं कि मुख्यमंत्री पैसे का रोना नहीं रो सकता, मैं मुख्यमंत्री हूं, पैसा लाऊंगा कहां से भी आएगा। तो अब ऐसी दिशा में उन्हें सोचना होगा। और ये चिंताजनक बात है, जिस तरह आंकड़े बढ़ रहे हैं, चिंता जता रहे 100 का अगर टच कर दिया तो एक तरफ रोजगार नहीं है, धंधे नहीं है, और ऐसे में घर से कहां से महंगाई देगा। तो गरीबों को सोचना होगा। 1 रुपए किलो चावल देना बहुत अच्छी पहल है, गेहूं दे रहे पहल है, लेकिन उतना ही पर्याप्त नहीं है जीवन में। अगर आप 1 रुपए किलो गेहूं दे रहे हैं, 2 रुपए किलो चावल दे रहे हैं, तो फिर आपको पेट्रोल भी सोचना होगा कहीं ये 100 ना टच कर जाए। और वक्त थोड़ा सा कम है विनय जी, मैं आपके पास आना चाह रहा था लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस मसले पर चर्चा करने के लिए। और कोशिश यही है सरकारों की भी कि वो टैक्सेशन को कम करे, लेकिन अभी स्थितियां ऐसी नहीं है, ऐसा सरकार का तर्क भी है। और अभी स्थितियों को देखें तो आने वाला भविष्य हमारे लिए क्या वाकई कोई दाम कम होंगे, ऐसा नजर नहीं आता है।